बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज का जो लेक्चर हम पढ़ेंगे वो है विटामिन ई। विटामिन ई, विटामिन ई का आपने नाम तो सुना होगा। तो सबसे पहले हम करेंगे इसका इंट्रोडक्शन। किसका भला? विटामिन ई का। विटामिन ई का इंट्रोडक्शन में सबसे पहली बात होगी कि ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। क्या करता है? फैट सॉल्युबल। इसके बहुत से फंक्शन है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है ना, इट मेंटेन द रिप्रोडक्शन। इट मेंटेन द रिप्रोडक्शन। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि रिप्रोडक्शन के अमल में बहुत अहम रोल अदा करता है। विटामिन ए का अगर एक नाम देखा जाए, उसका नाम है टोकोफिरोल। तो इस नाम में ही लिखा हुआ है कि इसका मतलब क्या है। देखो ये दो लफ्जों से निकला है, टोकोस और दूसरा लफ्ज क्या है? फिरो। टोकोस का मतलब होता है चाइल्ड बर्थ, फिरो मीन होता है टू बियर, इंप्लाइंग ए सब्सटेंस। एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो फर्टिलिटी के अमल को बढ़ा देता है, जो विच इंक्रीज द फर्टिलिटी। ओके, अब देखिए सिनोनियम्स में क्या है, इसके तीन है। टोकोफिरोल है और एंटी स्टेरिलिटी है। एंटी स्टेरिलिटी है कि भांजपन को ये खत्म करता है। इसके अलावा एक एंटीऑक्सीडेंट, तीन एक्शन हो गए, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी स्टेरिलिटी और एक तीसरा है टोकोफिरोल। ये तीन नाम है, तो इसे हम पढ़ लेते हैं। विटामिन ई इज ए फैट सॉल्युबल विटामिन। It is the most important vitamins. Okay, to maintain the normal process of reproduction. The origin of the name tocopherol is from tokos, meaning childbirth, and phero meaning to bear, implying a substance which increase the fertility. Synonyms हैं tocopherol, anti-sterility, antioxidant है। अब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। ओके, फिर हम बात करते हैं ये हीट पे स्टेबल है। इसकी बहुत सारी फॉर्म है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, उसका नाम है अल्फा टोकोफिरोल। इज द मेन अबंडेंट, ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। और दे आर मिथाइल डेरिवेटिव ऑफ टोकोल। ठीक है ना, टोकोल। ओके, अब सोर्सेज क्या है इसके? एनिमल सोर्स हैं और प्लांट सोर्स हैं। क्योंकि फैट सॉल्युबल है तो इसलिए किस में पाया जाएगा? एग में, योक में, मिल्क में। ह्यूमन मिल्क जो है वो ज़्यादा इसकी क्वांटिटी होती है, बटर चीज़ में भी होती है। प्लांट्स में देखिए ये ज़्यादातर ना येलो कलर के ऑयल में अवेलेबल होता है। तो इसलिए ऑयल किसका होगा? व्हीट जम ऑयल, व्हीट जम ऑयल, कॉटन सीड ऑयल और पीनट ऑयल में भी मौजूद होगा। अच्छा जी, अब हमने पढ़ना है कि आपके पास विटामिन ए के, डी के, ई के फंक्शन क्या है। बिल्कुल बड़ा आसान तरीके से मैं बताऊंगा आपको। आपने जो याद करने दो, तो आपने ये याद करना है कि विटामिन ई का जो इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि ये एंटी ऑक्सीडेंट है। एंटी ऑक्सीडेंट है, ठीक है। जब ये एंटी ऑक्सीडेंट है तो उसकी डेफिनेशन करेंगे कि एंटी ऑक्सीडेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो फ्री रेडिकल को एरेडिकेट कर दे, विच एरेडिकेट। इसने कहा है ट्रैपिंग द फ्री रेडिकल्स। तो फिर फ्री रेडिकल क्या करते हैं? वो सेल मेम्ब्रेन लिपिड के साथ अटैच होकर उनको डैमेज कर देते हैं। तो इस तरह आपके माइटोकॉन्ड्रिया हैं, इस तरह के ऑर्गेनेल्स डैमेज हो जाएंगे तो आपका फंक्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसे रीड कर लेते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ विटामिन ई इज फ्री रेडिकल ट्रैपिंग। मैंने क्या कहा था कि फ्री विटामिन ई एरेडिकेट द फ्री रेडिकल्स, ऐसे कहा था ना। एंटीऑक्सीडेंट इन द सेल मेम्ब्रेन एंड द प्लाज्मा लिपोप्रोटीन्स। दिस हेल्प इन द मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द मसल सेल मेम्ब्रेन, लिपिड सेल मेम्ब्रेन, ज़ाहिर उसकी हालत कायम रहेगी। एंड द ऑर्गेनेल्स। विटामिन ई एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट इन द प्रेजेंस ऑफ हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। जबकि विटामिन ए जो था वो लो कंसंट्रेशन ऑफ, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे था। फिर मैंने कहा आपको याद करने के लिए एक लफ्ज याद कर लेना, जैसे MDA, मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, एम से क्या होता है? मसल। तो हम कहेंगे विटामिन ए इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नॉर्मल फंक्शन ऑफ मसल। तो देखो ये लिख दिया। फिर डी से क्या कहा? इट एक्ट एज ए DNA। ठीक है, डी से क्या बेटा? DNA। इट हेल्प इन द DNA सिंथेसिस। इट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द सिंथेसिस ऑफ DNA। फिर इसके बाद हमने कहा है ए एक्ट एज ए कोएंजाइम। तो विटामिन तो बेटा जितने भी होते हैं
वो कोएंजाइम का काम करते हैं। ओके, तो फिर इसके बाद हमने एक लफ्ज याद कर लेना, एमडीए के बाद कार, CAR होता है कार, तो आपने पढ़ना CAAR कार। सी से क्या होगा, केयर ऑफ RBCs। तो क्या मतलब है कि विटामिन ई जो है, देखिए लफ्ज याद होगी ना, क्या कार, CARR कार। सी से मैंने क्या होता है, केयर ऑफ RBCs। विटामिन ए लुक आफ्टर द RBCs एंड प्रिवेंट फ्रॉम द लाइसिस, हीमोलाइसिस। बेटे बच्चे जब हीमोलाइसिस होगी तो क्या होगा, अनीमिया हो जाएगा। अच्छा मेरे बच्चे समझ आ गए ना। तो फिर ए एक्टिवेटर, तो ये एक एंजाइम सिस्टम होता है ना, तो उसके लिए एक्टिवेटर का काम करता है, जैसे साइटोक्रोम सी रिडक्टेज। ठीक है, एंजाइमेटिक सिस्टम है, उनको एक्टिवेट करने का काम करता है। ठीक है, फिर दूसरा एक्ट एज ए ड्रग। अब एंजाइना पेक्टोरस एक डिजीज है, तो जिसमें इंसान अगर ज़्यादा हार्ट प्रॉब्लम हो जाए तो वो अपनी छाती से दर्द होता है और कंधे की तरफ जाता है, सरबाज औकात नहीं भी होता, लेकिन उसे एंजाइना पेक्टोरस। याद रखिएगा, एंजाइना पेक्टोरस में कॉर्नरी आर्टरीज होती हैं जो दिल को खून देती हैं, ये बंद हो जाती हैं, उनके अंदर ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, इनसफिशेंसी हो जाती है। जब इनसफिशेंसी हो जाएगी तो क्या होगा, ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। जब ब्लड सप्लाई कम होगी तो इस डिजीज को क्या कहते हैं, एंजाइना पेक्टोरस। तो एंजाइना पेक्टोरस में ये इसकी एज ए ड्रग इस्तेमाल होती है। फिर रिप्रोडक्शन में इट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, तो ये आपका सारा बहुत आसान तरीके से मैंने विटामिन ई को समझा दिया आपको। अच्छा जी, अच्छा बेटा ये ज़रा याद रखिएगा, कभी भी NTS वाला आपको ये सवाल कभी नहीं देगा कि राइट ए नोट ऑन विटामिन ई। वो ये देगा कि राइट ए नोट ऑन फंक्शन ऑफ विटामिन ई, फिर वो ये लिखेगा राइट ए नोट ऑन एबनॉर्मलिटीज डेफिशिएंसीज ऑफ विटामिन के साथ जो कुछ होता है वही बताना है। अगर वो आपके पास ये बता देता है कि राइट ए नोट ऑन डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई, तो बेटा एक बात याद रख लेना, मैंने ये कहा कि विटामिन ई जो है एंटीऑक्सीडेंट है। अगर ये क्या करता है, फ्री रेडिकल को रोक देता है, एरेडिकेट कर देता है। अगर फ्री रेडिकल नहीं रुकेंगे तो तबाही होगी। तो इसका मतलब है जब विटामिन ई की कमी होगी तो फिर क्या होगी, तबाही होगी। अब कहाँ पे तबाही होगी, देखिए अगर वो RBCs पे जाएगा तो RBCs लाइसिस होंगे, टूट जाएंगे, तो उस बच्चे में हीमोलाइसिस हो जाएगा, अनीमिया हो जाएगा। ठीक है ना। अगर ये मसल है मसल को डैमेज हो जाएगा तो मसल डिस्ट्रॉफी हो जाएगी, उसकी शेप जो है ना वो खराब हो जाएगी, मसल डिस्ट्रॉफी हो जाएगी। ओके, अगर वो ब्लड वेसल पे जाएगा तो ब्लड वेसल तंग हो जाएगी, आर्थीरोसिलरोसिस हो जाएगा, आर्थीरोसिलरोसिस हो जाएगा। अगर वो लीवर पे जाएगा तो लीवर डैमेज होगा, तो उसे कहते हैं लीवर नेक्रोसिस। क्या कहते हैं, लीवर नेक्रोसिस, तो लीवर की नेक्रोसिस हो जाएगा। अगर वो रिप्रोडक्शन पे होगा तो रिप्रोडक्शन फेलियर होगा।
अगर मेल के फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे विटामिन ई की कमी का असरात होंगे तो उसके अंदर स्पर्मोजेनेसिस यानी कि स्पर्म बनने की सलाहियत कम हो जाएगी। अगर फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे इसने काम किया तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जब ये काम करेगा तो उसका क्या होगा, उसकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा। अब जब हम बच्चों के ऊपर देखेंगे तो वो क्या होगा, प्री मेच्योर इन्फेंट्स होंगे, ठीक है, जब प्री मेच्योर होंगे यानी कि वक्त से पहले पैदा हो जाएंगे। फिर दूसरा क्या होगा कि वो कमज़ोर भी होंगे, उनकी ग्रोथ भी रिटार्डेशन होगी, इनकी ग्रोथ भी रिटार्डेशन होगी। आप देखो बड़े आसान तरीके से कहा ना कि भाई विटामिन ई की कमी होगी तो चीज़ें डैमेज होंगी। नंबर 1 डैमेज होगा आरबीसीज, तो क्या होगा, हीमोलाइसिस होगा। लीवर पे क्या होगा, निक्रोसिस होगा। मसल पे होगा तो मसल डिस्ट्रॉफी होगी, ठीक है, रिप्रोडक्शन होगी, फेलियर होगी। मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होगा स्पर्मोजेनेसिस का अमल रुक जाएगा, कम हो जाएगा। फीमेल में जाएगा तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल डिस्टर्ब होगा और इनफर्टिलिटी, भांजपन पैदा होगा। ओके, और फिर जब हम बात करते हैं किसकी, ब्लड वेसल के ऊपर, तो ये ब्लड वेसल अगर ये इस तरह की है ना तो ये तंग हो जाए, इसे आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं, तो ये आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कर देता है। फिर प्री मेच्योर इन्फेंट्स, प्री मेच्योर बच्चे पैदा होते हैं, फिर उनकी ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाती है, ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाती है। मेरे बच्चे समझ आ गए ना, तो इसको पढ़ने की ज़रूरत तो अब है नहीं, ठीक है ना। फिर वो कहता है कुछ इंडिकेशंस हैं, भाई देखो जी अगर किसी के मसल्स काम नहीं कर रहे तो उसे विटामिन ई दे देंगे, अगर किसी के स्पर्म मोजेनेसिस कम रुका तो उसे विटामिन ई दे देंगे, यही है ना, है जिसको अनीमी है तो साथ में विटामिन ई भी उसे दी जा सकती है, तो वही काम आता है। जिसकी ग्रोथ को इम्प्रूव करना तो ये भी दी जाती है, लेकिन उसने ख़ास लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं। अगर आपके पेशेंट को रात को सोते हुए मसल क्रैम्प्स, मसल का अकड़ाव हो जाए तो वहाँ पे से देते हैं। फिर इंटरमीडिएट ये कैल्डिकेशन और इसमें देते हैं, अभी बता दूंगा। फिब्रोसाइटिक ब्रेस्ट डिजीज़, फीमेल में जो रसोली पैदा हो जाती है ब्रेस्ट में अर्ली, उसको उसमें करती हैं। और एथेरोस्क्लेरोसिस, जब खून की नालियाँ तंग हो रही हों तो उस वक्त भी ये लिखी जाती हैं। वो कहता है क्या भाई इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है, कहता है स्टडीज़ ने शो किया कि इसके साइड इफ़ेक्ट इतने नहीं हैं, टॉक्सिक इफ़ेक्ट इतने